स्टार छात्रा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हमने लास्ट टाइम पे क्लास 12th का 4th चैप्टर स्टार्ट करा था। इसमें ये जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है, तो उसका पार्ट 1 करा था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन द लास्ट क्लास वी हैड अभी हम लोगों ने प्रोसीजर्स पढ़े थे कि बैरियर मेथड्स होते हैं, सर्जिकल मेथड्स होते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या जिनको MTPs कहा जाता है, MTP, ठीक है। Intentional or the voluntary termination of pregnancy before the full term is called the medical termination of pregnancy। 9 मंथ से पहले, मतलब अगर कोई भी फीटस को हटाया जाता है तो उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन कहते हैं ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, या इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। नियरली 45 to 50 मिलियन जो है MTPs होते हैं, मतलब हमारी जितनी टोटल नंबर ऑफ जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनसे जो 1/5 नंबर है वो अबॉर्शंस में चला जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती हैं, इमोशनल होती हैं, एथिकल होती हैं, रिलीजियस चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1971 में लीगलाइज कर दिया था विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। कुछ साथ में कंडीशंस भी थी और कुछ लॉज भी थे इससे रिलेटेड। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2017 में एनैक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उन्होंने ये बात बोली थी कि जो प्रेगनेंसी के जो कंसेप्शन के 12 वीक्स होते हैं उसमें ही अबॉर्शन जो है वो करवाया जा सकता है। उसके बाद जो सेकेंड जो उसका फेज़ आता है वो 12 से 24 हफ्ते होता है, और इससे जो ऊपर है दैट इज़ नॉट अलाउड। और सिर्फ 2 कंडीशंस पे भी ये अबॉर्शंस हो सकते हैं। पहला कि मदर को खतरा हो, दूसरा या कोई फिजिकल या कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो बच्चे को, तो मतलब अगर होने के चांसेस हैं तभी ये अबॉर्शंस उसके अलाउड होते हैं, नहीं तो दीज आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू 2017 अमेंडमेंट, ठीक है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है कि वाई MTPs, क्यों भाई, क्यों, क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसीज ईदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द कॉइटस। देखो इसके क्या रीजंस होते हैं। पहली बात तो यह है कि रेप केसेस में जनरली अबॉर्शंस को रिकमेंड किया जाता है ऑब्वियसली, और फिर दूसरी बात यह है कि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स अगर नहीं यूज़ होती तो भी अबॉर्शंस के लिए अप्रोच किया जाता है डॉक्टर्स को। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful for the female as well as for the fetus। दोनों में से माँ या बच्चे को कहीं को भी किसी को भी खतरा हो तो भी अबॉर्शंस का अबॉर्शंस के लिए डॉक्टर को अप्रोच किया जाता है। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 12 हफ्तों के अंदर जो होती है प्रेगनेंसी उसमें जो अबॉर्शन किया जाता है दैट इज़ क्वाइट सेफर, बट उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं एंड इट कैन बी हार्मफुल फॉर द फीमेल ऑल्सो, ठीक है। अनसेफ भी होती है और उसकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child। अब जो मैंने कहा ना इसके साथ सोशल, एथिकल, रिलीजियस बड़ी सारी प्रॉब्लम साथ में आती हैं। ये एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक जिसमें कि फीमेल का एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसको निकाल कर ये देखा जाता है कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या है। मेल है तो उसको कंटिन्यू रखा जाता है, अगर फीमेल है तो उसको टर्मिनेशन के लिए बोला जाता है। सो दिस इज़ दी वन ऑफ द टेक्निक्स। जबकि इस टेक्निक को क्यों डेवलप किया गया था, ताकि जो फीटस को जो प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उसके बारे में पता चल सके और उनको टाइमली क्योर किया जा सके। लेकिन इसको बिल्कुल ही उल्टा यूज़ किया लोगों ने और उसको अपने जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड का यूज़ करा, मतलब कि फीमेल फीटस को मारने की इसमें स्टार्ट हो गया। फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, इट इज फॉलोड बाय द MTP। और जनरली ये देखा गया कि जो फीमेल फीटस था उसी के अगर फीमेल फीटस कंफर्म हो रहा था तो वो तभी अबॉर्शन के लिए लोग अप्रोच करने लगे। सो दिस हैड टू बी चेंज्ड, इसलिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को फिर बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है कि इट इज़ मतलब बिल्कुल किसी भी हॉस्पिटल में सेक्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो है वो प्रोहिबिटेड है, ओके। तो सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। दोनों के लिए गलत है। जिस बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया हम उसको कैसे आने से पहले ही उसको हटा दें।
तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जैसे जनरल आ जाते हैं कि व्हाट डू यू प्रेफर, द एमटीपीज शुड बी देयर और नॉट, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द सोशल रीजंस बिहाइंड देम. सो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस. ठीक है. फिर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसको कि एसटीडी कहा जाता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी कहते हैं इनको. और इन्फेक्शंस और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए और मोर देन पॉलीगेमी को फॉलो किया जाए, मोर देन वन पार्टनर को किया जाए, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा चांस होता है. इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक की इन्फेक्शंस हो जाती हैं. इसमें बहुत सारी डिजीज़ेस आ जाती हैं, जैसे सिफिलिस आ जाता है, गोनोरिया आ जाता है, इवन जेनाइटल हर्पिस आ जाती है. फिर क्लेमाइडाइसिस आ जाती है, जेनाइटल वॉट्स आ जाते हैं, ट्राइकोमोनियासिस आ जाता है. ट्राइकोमोनिया जो है वो एक आपको मालूम है कि एक बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है सेक्सुअल ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है. फिर हेपेटाइटिस बी भी हो जाता है. एंड द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स आपको मालूम है HIV वायरस से एड्स हो जाता है. ठीक है. अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट डेंजरस. इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस HIV वायरस की एड्स है. वो क्यों है? एक्चुअली बाकी जो बीमारियां हैं दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बट एड्स की ये प्रॉब्लम है कि ये इम्यूनिटी को अटैक करती है, क्योंकि ये वायरल है तो ये क्या करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को ख़राब कर देती है. और आपको मालूम ही है आजकल कोरोना के टाइम पे कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. वंस द इम्यूनिटी इज़ लो यू आर प्रोन टू एनी डिजीज़. अगर कोई भी डिजीज़ होती है एड्स में तो उस डिज़ीज़ की वजह से डेथ होने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इनमें भयंकर है वो एड्स ही है. फिर है सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो. ये इंजेक्शंस जो होते हैं, जो सिरिंजेस होती हैं, यूज सिरिंजेस को किसी और के ऊपर यूज़ करना या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, उससे भी इन डिजीज़ के खतरा होता है. और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शंस, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Early symptoms of the most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling etc. in the genital region. इनमें से ज़्यादातर एड्स वगैरह जो हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हैं, इसके अलावा जो भी मैंने कहा ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, दे कैन बी क्योरेबल अगर उनको टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए. क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन्स में इचिंग होती है और फिर उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है, रैश हो जाता है और पेन भी हो जाता है, फ्लूइड का डिस्चार्ज भी होता है. अगर ये सब चीज़ें दिखती हैं तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. Absence of the less significant symptoms in the early stages of the infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected persons from going for timely detection and proper treatment. अगर टाइमली अगर हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ दी लेस चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज़. ठीक है. एंड दिस कुड लीड टू, अगर हम नहीं करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस बाद में बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इवन अबॉर्शंस हो जाते हैं, स्टिल बर्थ्स हो जाते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं. एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब प्रेगनेंसी जो फीटस है, जो जाइगोट है, वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर बॉडी के किसी मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक के किसी और पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है. ये क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में लिमिटेड उसका एरिया है. अगर उसी में फीटस ग्रो करना शुरू कर देगा तो बर्स्ट हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब. दैट कुड बी रिस्की फॉर द मदर ऑल्सो. सो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड दी जेनाइटल ट्रैक तो उसमें जल्दी से जल्दी ही डॉक्टर को अप्रोच कर लेना चाहिए. फिर देखो प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दो ऑल द पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर incidences आर रिपोर्टेड टू बी more in those persons which come into the category of 15 to 24. So obviously at this age you have to be very particular regarding to the contraceptives and the knowledge कि आपको knowledge ज़रूर होनी चाहिए and the awareness की awareness होनी चाहिए कि क्या क्या preventive measures दिए जा सकते हैं avoid करने के लिए इन diseases को. जैसे कि avoid sex with the unknown partners and the multiple partners. फिर it's always better to use the condoms during the coitus. एंड दूसरी बात, इन केस ऑफ एनी डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर इमीडिएटली.
फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। जैसे फैमिली प्लानिंग में ये प्रॉब्लम है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। फैमिली प्लानिंग में ये प्रॉब्लम है कि भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज एक प्रॉब्लम है, उसी तरह इनफर्टिलिटी भी एक प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी जो है, अ डिस्कशन ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं इंडिया में भी जो दे आर इनफर्टाइल एंड दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ द अनप्रोटेक्टिव सेक्स। ठीक है, द रीज़न फॉर दिस कुड बी, इसमें कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, हेरिडिटरी हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, एक्सेस यूज़ ऑफ अल्कोहल हो सकता है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। आजकल जैसे मोबाइल फोन्स एक्सेस में होता है, यूज़ हो रहा है, उसकी वाइब्रेशंस हैं, दे आर नॉट गुड फॉर अस। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग द चाइल्डलेस। जनरली फीमेल को हम लोग ब्लेम करते हैं कि इसका बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार समटाइम्स there may be problems in female also, but there can be problems in male also, that has to be detected by the doctor. तो ये वाली जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। ठीक है, The couples could be assisted to have children through the certain special techniques. इन टेक्निक्स को जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे उनको क्या कहा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें जो पहली आती है वो आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कि IVF भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ये प्रेवलेंट है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, followed by the embryo transfer in one of such methods। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मेल के स्पर्म्स हैं और जो फीमेल के एग्स हैं, दे आर फ्यूज्ड आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन द लेबोरेटरी कंडीशंस इन द टेस्ट ट्यूब। देन व्हेन इट कम्स टू द ब्लास्टोमेयर स्टेज, देन इट इज़ इम्प्लांटेड इनटू द फीमेल। जब 8 ब्लास्टोमेयर की इसकी स्टेज आ जाती है, तब तक इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है फीमेल के। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमेयर के स्टेज से ज़्यादा हो जाते हैं सेल्स मल्टीप्लाई, तो फिर उनको यूट्रस में सीधा इम्प्लांट फीमेल के किया जाता है। तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और जो इस प्रोग्राम को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, फिर है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जो मैंने बताया कि फेलोपियन ट्यूब में 8 ब्लास्टोमेयर से नीचे जो कम जो है, अगर उसको इम्प्लांट किया जाता है तो उसको ZIFT कहते हैं। क्या कहते हैं? ZIFT, which means zygote intra-fallopian transfer. And embryos with more than 8 blastomeres, उनको क्या कहते हैं? IUT, intra-uterine transfer. Intra-uterine transfer. Okay. To complete the further development, embryos formed by in vivo fertilization. This is the fusion of the gametes within the female, also could be used for such transfer to assist these females who cannot conceive. तो जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती हैं उनके लिए भी ये इन विवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स जो है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल के अंदर ही किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. Gamete intrafallopian transfer क्या होता है? इसमें ओवम कलेक्ट किया जाता है डोनर से और किसी और फीमेल के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जो कि उसको अच्छे से कैरी कर सकती है, उस प्रेगनेंसी को झेल सकती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर है एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी एक और स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है? इसमें जो स्पर्म्स का है उसको इंजेक्टेड फॉर्म में फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इससे फिर एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है। इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू अ वेरी लो स्पर्म काउंट
इन दी इजैकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जहाँ पे स्पर्म काउंट बहुत कम है कुछ मेल्स का और इनफर्टिलिटी है या कुछ है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो वाइबल स्पर्म्स ऑफ अ डोनर, जैसे फीमेल एग्स डोनर करती है वैसे मेल्स भी स्पर्म डोनर करते हैं, डोनेट करते हैं। तो उन वाइबल स्पर्म्स को, मतलब उन जो स्पर्म्स हैं, जो सीमेन है, उसको फिर हेल्दी फीमेल में इंजेक्ट करके फिर उसको एम्ब्रियो को, मतलब इट कैन बी देयर, उसको इम्प्लांट किया जा सकता है। और इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन। ठीक है, दो ऑप्शंस है मैनी, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। इसमें दिस इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब बहुत हाईली जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या जो इनकी जो रिलेटेड टेक्निक्स हैं वही ये कर सकते हैं, टेक्नीशियंस। और इसमें इट्स वेरी रिस्की कि किसी भी, मतलब ऐसे किसी भी कोई प्रॉब्लम हो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यू हैव टू गो टू स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ओनली, बिकॉज इट कैन बी अनसेफ ऑल्सो। इन्फेक्शन होने का भी काफ़ी डर रहता है, कहीं भी कुछ भी जाने से और बिना अंधविश्वास में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर्स इज़ टू हैव चिल्ड्रन, तो हमारे इंडिया में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ आश्रम में पढ़ रहे हैं या जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, या जिनके पेरेंट्स कई बार मजबूरी में या कुछ में उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक अडॉप्ट करना भी वन ऑफ द मेथड्स हो सकता है, जिसमें कि उस बच्चे को भी एक लाइफ मिलती है और जो चिल्ड्रनलेस पेरेंट्स हैं उनको भी बच्चे मिलते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द होल चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसकी आप एक बार समरी पढ़ लीजिएगा एंड एक्सरसाइजेज मैं इसकी आपको करवा देती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ आप ये पढ़ के रखिएगा एंड एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम्स, यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर and please do not forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications. Take care. Bye bye.